Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for having me. Myself, I'm Dr. Fahad Rahman. I'm currently serving as assistant professor in Department of Chemical Engineering, Comsat University, Islamabad. And at the time, I'm also serving as convener's continuous quality improvement cell, which is responsible for implementation and assessment of OBE at departmental level. And I'm also co-in charge of quality assurance section of our department. And I have also got some research background, which I would like to share before we start the formal presentation, because this is something I also would want to share with you guys. हम जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं, we are not that social as compared to the social sciences department or other humanities department or other departments like them. हमें नहीं पता होता कौन सा बंदा कहाँ बैठा क्या कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई एक सिंगल लैब आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद पड़ती है, और अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ कहाँ बंदा क्या क्या कर रहा है. So I always take this opportunity to introduce myself as a principal investigator of BEAM Lab, Biorefinery Engineering and Microfluidics Lab, which I'm running for last 6 years in the department. We started with the NRPU, which we won back in 2014, which worth around 19.8 million. And Alhamdulillah, we won another NRPU in 2017 for hydrogen production. The previous NRPU was for simultaneous wastewater treatment and biofuel production. और इस दफा जो NRPU है वो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर वेपर प्लाज्मोलिसिस. इसके अलावा जो हमारा ग्रुप है, we are focused on microplasmas for chemical synthesis like ozone and solvents. We are also working on adsorption and photocatalysis and aeration for wastewater treatment. और जो तीसरा हमारा बड़ा comprehensive branch है हमारे ग्रुप की, वो रिएक्शन इंजीनियरिंग या बायोफ्यूल प्रोडक्शन है. We are kind of inventing microbubble mediated mass transfer for the production of biofuel. अगर आप ये माइक्रोबबल से बायोडीजल की प्रोडक्शन देखेंगे तो यहाँ आपको सिर्फ मेरे पेपर्स मिलेंगे, यहाँ जो मेरे सुपरवाइजर हैं शेफील्ड में उनके पेपर मिलेंगे. तो हम काइंड ऑफ ये एक फील्ड को इन्वेंट कर रहे हैं जहाँ पर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं. तो हम अब जो प्रपोजल जमा करवा रहे हैं वो पायलट स्केल के ऊपर जमा करवा रहे हैं. लैब के ऊपर भी हैव कम्प्रिहेंसिव डेटा कि ये बड़े ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं. तो अगर आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ओजोन की कोई एप्लीकेशन हो या हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में, फोटोकैटालिसिस के बारे में, एड्सॉर्प्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, तो ये माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर अ हेल्दी कोलैबोरेशन. वी बिलीव इन म्यूचुअल sharing of intellectual ideas for collaboration students. For the time being हमारे पास UET टेक्सला, उसके अलावा मुल्तान, साहिवाल, पंजाब यूनिवर्सिटी, UET लाहौर, काफ़ी जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं तो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करने. कभी हम उन्हें प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, कभी वो हमारी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपके पास कोई स्टूडेंट हो जिसको कोई काम हो तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम. आगे चलते हैं आज के मेन टॉपिक के तरफ, आउटकम बेस्ड एजुकेशन. आई एम अज्यूमिंग कि हम सारे काफ़ी, हम ग्राउंड जीरो पे नहीं है, लेवल जीरो पे नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा आगे एक्सटेंड कर चुके हैं. आई एम टेकिंग दिस सेशन एज अ म्यूचुअल लर्निंग सेशन, जहाँ पर हम दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ सीख सकेंगे. तो रादर देन मी स्पीकिंग ऑल द टाइम, अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पर ऐड करनी हो, अपना ओपिनियन प्रेजेंट करना हो, या कोई चीज़ आपको लगे कि मैं लैग कर रहा हूँ और आप इसको मजीद बेहतर तरीके से कर चुके हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो मोस्ट वेलकम. आप कहीं पे भी मुझे स्टॉप कर अपना एक्सपीरियंस या चीज़ को ऐड कर सकते हैं. मेरी आवाज़ आ रही है साथ सब? जी सर, बिल्कुल क्लियर है. मैं इंश्योर करना चाहता था कि सारा कुछ सही चल रहा है. अच्छा, Education is a process that involves assessment and evaluation. ये मैंने, आप गौर करें, मैंने assessment और evaluation को underline किया हुआ और bold किया हुआ क्योंकि ये दो different चीजें होती हैं, which we'll discuss in detail in the coming slides. तो OBE involves assessment and evaluation practices in education to reflect the attainment of expected learning outcomes. तो हमारे पास एक expected learning outcomes होते हैं जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे कर सकेंगे at the end of the course. अगर हम course learning outcome की बात करें तो we expect to students
to do or to perform those or to have achieved those learning outcomes at the end of the course. अगर हम program learning outcomes की बात करें तो we expect कि student would have achieved those PLOs at the end of the course. और अगर हम program educational outcomes की बात करें तो we would expect our alumni to have achieved those educational outcomes after 4-5 years of graduation. तो ये 3 different levels होते हैं, CLOs के, PLOs के और PEOs के. इन तीनों की हमने assessment भी करनी होती है, evaluation भी करनी होती है और at the end attainment करनी होती है. तो ये 3 चीजें होती हैं. तो वो भी इसी 3 चीजों के around घूम रही होती है. In a nutshell, if we want to define OBE, we should clearly say what we want our students to have achieved at the end of course, at the end of their engineering program, or at the end of a reasonable job period, and how we can best help our students to achieve those goals. Or once you have imparted the knowledge, you would have to measure कि क्या वाकई ही have they achieved it or not. और अगर हुआ है तो कितना अच्छा हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. इन कम्स द CQI कि अगर अचीव हुआ है तो कितने % अचीव हुआ है और अगर नहीं हुआ तो उसकी रीजंस. दैट्स हाउ यू क्लोज द लूप. सो इन अ नटशेल OBE इज ऑल अबाउट दिस. OBE में और पुराने लर्निंग सिस्टम में जो मेजर डिफरेंस है वो फोकस शिफ्ट है. पहले टीचर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते थे. हर बंदे की अपनी एक इंक्लिनेशन होती है फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. वो इंक्लिनेशन उसकी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर भी हो सकती है. वो इंक्लिनेशन आई कंसीडर कि यार यूनिट ऑपरेशंस में ये मेजर यूनिट ऑपरेशंस हैं जो कि हर जगह होते ही होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन है. उसके बरक्स अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन की बात करूं तो हर इंडस्ट्री में आपको क्रिस्टलाइजर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको डिस्टिलेशन जो है कॉलम वो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा. इस तरह रिएक्शन इंजीनियरिंग में इफ आई स्पीक कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्टर जिस तरह बैच या PFR है वो आपको ज्यादा चांसेस हैं बजाय इसके कि आप एक बबल कैप रिएक्टर की तरफ चले जाएं या आप एक पूल कंडेंसर की तरफ चले जाएं जिसकी एप्लीकेशन फर्टिलाइजर सेक्शन में बहुत ज्यादा है. तो मेरी इंक्लिनेशन जो है वो सब्जेक्ट की गाइड, सब्जेक्ट की लाइन को नहीं गवर्न करनी चाहिए. आपकी जो इंक्लिनेशन है वो आपके CLOs की तरफ होनी चाहिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से चाहते क्या हैं और जो आप चाहते हैं क्या वो बच्चों ने किया है, कितने % किया है और हाउ यू इंश्योर यू हैव टॉट इट टू द बेस्ट लेवल. ठीक है. और जब ये सारा कुछ हो गया तो आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना चाहिए. ये कोर है OBE की ना. हम कोई भी चीज जो क्लेम करते हैं उसकी मेजरमेंट या अटेनमेंट आपके पास होनी चाहिए. हम खाली मार्क्स की बेस के ऊपर बात नहीं करते. हम CLOs, PLOs और POs की अचीवमेंट और अटेनमेंट के ऊपर बात करते हैं और फिर इवेंचुअली आप देखते हैं कि जो भी आपने असेसमेंट किया वो कितने % हुई है ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके. OBE leads to improved learning, increased in institutional effectiveness, enhanced accountability. आपके पास clear cut at the end of the course data होता है. Let's say 70% ने CLO achieve किया है, 60% ने PLOs achieve किए हैं. आपके पास जब डेटा क्लियर होता है तो फिर उसका अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि 30% ने अगर अचीव नहीं किया तो क्यों नहीं किया. OBE का जो मेजर डिफरेंस है बाकी सिस्टम्स के साथ वो क्वांटिफिकेशन का है. यहाँ पर आप कोई भी ऐसी चीज, आप लोगों ने एक्शन वर्ब्स में भी नोटिस किया होगा, कोई एक्शन वर्ब ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसको क्वांटिफाई ना किया जा सके. जो मेजर रीजन है कि अंडरस्टैंड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना या व्हाट का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो क्वांटिफाइबल नहीं है. तो OBE में जितनी भी आपके पास चीजें हैं वो आप देखेंगे सारी की सारी क्वांटिफाइबल है. एक मेजर डिफरेंस है OBE का और कन्वेंशनल सिस्टम का. जो स्ट्रेटजी है वो टॉप डाउन करिकुलर डिजाइन की है. ये भी हम अगली स्लाइड में ही इसका जिक्र करते हैं. उसके बाद OBE में आप देखें जो SAR भी हम फिल करते हैं उसके क्राइटेरिया में भी जो टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि आप टीचिंग और लर्निंग मेथड्स और टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. फिर असेसमेंट और वैल्यूएशन के ऊपर बहुत डिटेल्ड हमारी डिस्कशन होगी. जो OBE के मजीद फायदे हैं वो इसके डायरेक्ट और कोहेरेंट करिकुलम होने के हैं और इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स को बहुत ज्यादा इसमें फोकस किया जाता है. द रीजन बीइंग के आपके IAB का एग्जिस्ट करना बहुत लाजमी है. इससे पहले IAB एग्जिस्ट नहीं करता था. हमारी
जो फोरम होता है यूजुअली जहां पर इंडस्ट्रियल इनपुट ली जाती है वो BOS होता था, बोर्ड ऑफ स्टडीज में। हर जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। एज पर CUI हमारे 3 इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते थे और 3 एकेडमिक एक्सपर्ट्स होते थे। तो BOS वाज द ओनली फोरम जहां पर हम इंडस्ट्रियल इनपुट ले सकते थे। यहाँ पर BOS के अलावा अब चूंकि IAB आ गया है, तो IAB ने आकर चीजों को कदरे क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि इंडस्ट्रियल इनपुट कहाँ और कैसे लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, IAB में आपने अपना करिकुलम प्रेजेंट करना है। अगर करिकुलम में फॉर एग्जांपल आपने कोर्स कंटेंट्स रिवाइज किए हैं या सब्जेक्ट की पोजीशन वगैरह चेंज की है, आपने एनी चेंज इन योर करिकुलम, आपने वहां पर IAB की इनपुट लेनी है। आपने अपने CLO, PLO और PEOs की जो भी असेसमेंट और अटेनमेंट है वो उनको प्रेजेंट करनी है और उस पर उनकी इनपुट लेनी है। तो आपके पास एक डेडिकेटेड फोरम बन गया है IAB, जहां पर प्योरली इंडस्ट्रियल फीडबैक आपको मिलती है। आप जब अपना करिकुलम प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर आपको क्लियर कट इनपुट मिलती है कि यार ये चीज करवानी चाहिए या ये चीज नहीं करवानी चाहिए। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट क्या चीज नहीं है। और IAB की कॉन्स्टिट्यूशन में यूजुअली एडवाइस ये की जाती है कि कोई 15-20 बंदे IAB में रखें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि 15-20 बंदे रखें तो सारे के सारे ना मीटिंग में आते हैं। और फिर PEC की रिक्वायरमेंट है कि IAB के कुछ मेंबर्स विजिट डे पर भी आपके पास मौजूद हो। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को और मैनेजरियल पोजीशन वाले बंदे को एट द टाइम ऑफ PEC लाइटिंग बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। आप PEC डेट देगी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, जरूरी नहीं कि आपके IAB के मेंबर्स उस कन्वीनियंट डे को अवेलेबल हैं या नहीं है। तो लेट्स से अगर आपने 4-5 बंदे IAB में रखे हुए हैं ना, तो उनमें से 3-4 बंदों को उस दिन पर अवेलेबल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आप 15-20 बंदे IAB में रखते हैं। उसका नंबर 1 फायदा क्या है, 15-20 एक डिफरेंट एस्पेक्ट वाले बंदे, एक डिफरेंट हो सकता है, कुछ रिफाइनरी से हो, कुछ पेट्रोकेमिकल से हो, कुछ फर्टिलाइजर से हो, कुछ पॉलीमर से हो। आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है कि यार करिकुलम में क्या क्या चीजें जरूरत है। एक तो फायदा ये है। दूसरा इनडायरेक्ट फायदा ये है कि अगर आपने 15-20 मेंबर रखे हुए हैं ना, तो उनमें से 5-6 बंदे तो उस दिन आ ही जाएंगे। मतलब अगर हम 20% अवेलेबिलिटी को भी एज्यूम कर लें, तो 20% बंदे आपके IAB के उस दिन मिल जाएंगे, तो आपकी एक्रेडिटेशन का मसला भी जो है वो हल हो जाता है। तो ये OBE का एक इनडायरेक्ट फायदा है। और जो तीसरा फायदा है CQI, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, आज से। तो आई वंडर के अगर CQI फॉर्मली एग्जिस्ट करती हो, हर सब्जेक्ट की आप क्वांटिफिकेशन करते हो कि कितने परसेंट जो है वो नॉलेज या स्किल्स या एटीट्यूड जो है वो बंदों में इम्पार्ट किया गया है, अगर नहीं किया गया तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब ये CQI एक असेंशियल पार्ट बन चुकी है हर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का, जो कि अगेन एक बेनिफिट ऑफ OBE है। इससे पहले हम आगे चलें, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिपार्टमेंट की हायरार्की जो है वो आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर डिपार्टमेंट की हायरार्की को यू शुड नॉट कंफ्यूज विद द इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनोग्राम। ठीक है, जो ऑर्गेनोग्राम इंस्टीट्यूट का है वो बताता है आपका हायर मैनेजमेंट पार्ट। अगर मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जा सकूं, हम फिर वापस आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स का QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पर ये आपका ऑपरेशनल लेवल है जो कि डार्क है, डिपार्टमेंटल एकेडमिक रिव्यू कमेटी। ये आपके डिपार्टमेंट के फैसले करेगी। जितनी भी आपकी ऊपर वाली हायरार्की में कमेटियां हैं, ये अपनी जो भी प्रोपोजिशन है, जो भी प्रपोजल है, ये डार्क पे लाते हैं और डार्क उन्हें इम्प्लीमेंट करवाती है। अब डार्क से फर्दर जो भी चीजें अगर आपने हायर लेवल पर ले जानी है एकेडमिक, तो वो आपकी बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाती हैं। अगर यहाँ से रिसर्च वाला हम कोई इश्यूज हो MS या PhD से, तो वो आपके बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज या रिसर्च एंड रिसर्च में चल जाती हैं, बसर हम इसे शॉर्ट कहते हैं। जो भी आपके प्रपोजल्स हैं, आपने कोई नया वो बनाया है, कोर्स कंटेंट्स रिवाइज किए हैं, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करना है, MS का, PhD का, BS का, वो BOS से जाता है BOF में, और यहाँ से वो चला जाता है एकेडमिक काउंसिल में। सेम रूट आपका जो रिसर्च का है वो बसर से होता हुआ एकेडमिक काउंसिल में चला जाता है, और फाइनली वो आपके पास सेनेट जाता है जो कि आपको नोटिफिकेशन को इशू करती है।